गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लेसन 9 औद्योगिक क्रांति और सामाजिक बदलाव सन 1750 से लेकर के 1900 के बीच के बारे में हम देख रहे थे कि किस तरीके से उद्योग धंधों में विकास होने लगा, उसमें क्रांति होने लगी और साथ ही साथ समाज में भी इसका प्रतिरूप देखने को मिला। तो हम पिछले वीडियो में हम देखे थे कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति किस तरीके से उसे बढ़ावा मिला और किस तरीके से वह आगे जा कर के एक औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित हुआ। तो सन 1730 के दशक में हमने पढ़ा कि किस तरीके से उद्योगों का जो विकास हो रहा था वह जाकर के एक की प्रक्रिया के बाद 18वीं सदी में जाकर के वह पूरा हुआ और किस तरीके से उद्योगों में चीज़ों का जो विस्तार हो रहा था, उद्योग में जो सामान बन रहे थे वह आविष्कार के माध्यम से, खोज के माध्यम से कारखानों में तैयार हो रहे थे, जिसमें हमने ये भी देखा कि उद्योगों में किस तरीके से लौह अयस्क का भी उपयोग बढ़ता जा रहा था। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि किस तरीके से ऊर्जा का जो स्रोत है वो कैसे आगे बढ़ता जा रहा है। लास्ट में हमने ये पढ़ा था कि ऊर्जा के स्रोत के माध्यम से किस तरीके से जो जेम्स वाट थे उन्होंने ऊर्जा को एक नई दिशा दिखाई, जिसमें भाप के इंजन का इस्तेमाल करके किस तरीके से मनुष्य और जानवरों की जो शक्ति थी उसके स्थान पर उसका इस्तेमाल किया गया। तो हम देखते हैं आज के ऊर्जा का जो स्रोत है वह परिवहन में किस तरीके से के माध्यम से उससे उपयोग में लाया गया, उसको देखते हैं। चलिए हम बुक की ओर ध्यान देते हैं। परिवहन बढ़ते व्यापार और उद्योग की एक और ज़रूरत थी। परिवहन क्या है? परिवहन के माध्यम से क्या है, चीज़ों को लाने ले जाने में सुविधा होती है, जो क्या है किसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? विकास के लिए और उद्योग के लिए बहुत ही ज़रूरी थी। बहुत बड़ी मात्रा में सामान लाना और ले जाना जरूरी था, क्योंकि ज़्यादा जो उद्योगों में सामान तैयार हो रहे थे उसके लिए परिवहन या वाहन की होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए पहले नहरों का जाल बिछाया गया ताकि उन पर नावों के द्वारा सामान को कम खर्च पर पहुंचाया जा सके। तो परिवहन के लिए उन्होंने क्या है, नहरों पर उन्होंने एक मतलब नाव के माध्यम से उन्होंने सामानों को किस तरीके से ले जाया जा सके, इस पर वह सबसे पहले खर्च करने लगे। उसके बाद देखते हैं, इसके बाद रेल पटरियों पर गाड़ियों को खींचने का प्रयोग हुआ। तो अब क्या है, फिर धीरे धीरे परिवर्तन होने लगे कि किस तरीके से सामान को ले जाने और लाने में सुविधा हो। इसके लिए रेल पटरियाँ जैसी या रेल में पटरियों में चलने वाली गाड़ियों को का इस्तेमाल प्रयोग होना शुरू हो गया। खींचने के लिए शुरू में घोड़ों का उपयोग होता था और बाद में भाप इंजन का प्रयोग किया जाने लगा। शुरुआती दौर में क्या होता है कि उन्हें खींचने के लिए क्या होने लगा, घोड़ों का इस्तेमाल, घोड़ों की जो शक्ति थी उसका इस्तेमाल किया जाने लगा। फिर बाद में भाप का प्रयोग किया जाने लगा। पहला भाप से चलने वाला रेल का इंजन जॉर्ज स्टीफन ने सन 1814 में बनाया। ये किसके द्वारा? जॉर्ज स्टीफन के द्वारा यह भाप से चलने वाली पहली रेलगाड़ी इंजन का इस्तेमाल किया और उन्होंने बनाया भी। अब रेलगाड़ियों का एक ऐसा नया साधन बन गया जो वर्ष भर उपलब्ध रहती थी। जो रेलगाड़ियाँ थी वो क्या थी, मतलब साल भर चलने वाली एक ऐसी साधन सुविधा मिल गई उनको, जिससे वह साल भर अपनी चीज़ों को ला और ले जा सकते थे। सस्ती और तेज भी थी, जिसमें क्या रेलगाड़ियों में आसानी से सामानों को लाया और ले जाया जा सकता था और माल तथा यात्री दोनों को ढो सकती थी। इसके माध्यम से यात्री को भी और साथ ही माल को भी लाया ले जा सकता था। इस साधन में एक साथ दो आविष्कार सम्मिलित थे, लोहे की पटरी और दूसरा क्या था, भाप इंजन। तो इस साधन के माध्यम से, मतलब इन सुविधाजनक की वजह से क्या होने लगा, दो आविष्कार हो गए। एक तो रेल की पटरी का भी हो गया और दूसरा भाप के इंजन का, जिसके माध्यम से लोगों को लाने ले जाने और मालों को भी लाने ले जाने में सुविधा होने लगी। रेल के आविष्कार के साथ औद्योगिकरण की संपूर्ण प्रक्रिया ने दूसरे चरण में प्रवेश किया। तो इस तरीके से जो उद्योग चल रहे थे रेल के आविष्कार के साथ, वह क्या है,
वो जो प्रक्रिया चल रही थी वह पूर्ण हो गई और वह दूसरे चरण में मतलब एक ऐसी व्यवस्था में वो पहुंच गए जिससे क्या है सामानों को, चीज़ों को और उद्योग के संबंध में इन सारी चीज़ों का जो विकास हो रहा था वह सही ढंग से, अच्छी तरीके से किया जा सकता था। अब आगे देखेंगे जैसे जैसे भाप चलित मशीनों का उपयोग बढ़ा वैसे वैसे कारखानों का जाल भी बढ़ा। जैसे जैसे जो भाप चलित मशीन थी, मशीन का जब उपयोग बढ़ा तो उसके साथ साथ क्या है कारखानों का जो जाल, कारखानों का जाल मतलब अब कारखाने जगह जगह पर बढ़ने लगे और या बढ़ने लगे। तो इसके साथ साथ क्या हुआ कि भाप की वजह से भी क्या है कारखानों का भी विकास होना शुरू हो गया, वो फैलते चले गए। 19वीं सदी की शुरुआत में कारखाने इंग्लैंड के भूदृश्य का अभिन्न अंग बन गए। तो 19वीं सदी के जब शुरुआती दौर में चल रहे थे तब इंग्लैंड में जो कारखाने भूदृश्य दिखाई जो दे रहे थे वह क्या थे, एक अभिन्न हिस्सा बन गए थे। ये नए कारखाने इतने विशाल थे और नई प्रौद्योगिकी ताकत इतनी जादुई दिखाई दे रही थी कि उस समय के लोगों की आंखें चौंधिया जाती थी। मतलब ये कि किस तरीके से कारखाने क्या है इतने विशाल होते जा रहे थे, मतलब बढ़ते जा रहे थे, साथ ही साथ उसमें नए नए तरह के उद्योग धंधे लग रहे थे, नई नई चीज़ों का विकास हो रहा था और उसमें इतनी ताकत दिखाई दे रही थी कि वह समझ में लोगों को आ रहा था और उस समय लोगों की आंखें चौंधी आ जाती थी। मतलब उसकी जो चकाचौंध थी, उसकी जो वृद्धि थी, जो जिस तरीके से वो बढ़ रहे थे उसे देख करके लोग क्या है उसे देखते ही देखते रह जाते थे। अब आगे देखते हैं, लेकिन हमें इससे यह निर्णय नहीं करना चाहिए कि औद्योगिक क्रांति के से सारा उत्पादन कारखानों में होने लगा। मतलब यह निर्णय मतलब इन सब जो कारखाने जो बढ़ रहे थे उससे हम यह निर्णय नहीं ले सकते कि जो औद्योगिक क्रांति में जो विकास या उत्पादन हो रहा है वह सारा क्या है उत्पादन कारखानों में ही होने वाला। इंग्लैंड में मशीनों और कारखानों के प्रयास के बावजूद 19वीं सदी के मध्य तक भी कारखानों के बाहर हाथ से काम करने वाले मजदूर ही अधिक थे। मतलब मशीनों के में वृद्धि होने की वजह भी के बावजूद भी इंग्लैंड में क्या होने लगा था 19वीं सदी के मध्य तक, मतलब 19वीं सदी के जो मध्यम स्थिति तक पहुंचे थे तब भी कारखानों के बाहर अभी भी लोग क्या है हाथों से बने हुए या बनाने वाले मजदूर अधिक थे, उनकी संख्या अधिक थी। फिर भी कारखानों में उत्पादन की व्यवस्था अर्थव्यवस्था में निर्णायक भूमिका निभाने लगी और समय के साथ गैर कारखाना उत्पादन कम होते गया। लेकिन फिर भी जो कारखानों के बाहर जो हाथ से बनाने वाले जो मजदूर थे उनकी संख्या अधिक थी। लेकिन कहा गया है फिर भी उत्पादन व्यवस्था जो थी, जहां उत्पादन की जा रही थी कारखानों में, उसकी जो व्यवस्था थी वह निर्णायक भूमिका निभाने लगी। मतलब अपनी एक अहम भूमिका या कारखानों में जो चीज़ें बन रही थी उसके माध्यम से वह काफ़ी अधिक भूमिका अपनी निभा रही थी, जो समय के साथ साथ जो गैर कारखाना उत्पादन वो कम होते चले गए। जो क्या थे, जो कारखानों के बाहर जो मजदूर हाथों से बना रहे थे वो मजदूरों की संख्या उत्पादन क्या है धीरे धीरे कम होती चली गई। अब आगे देखेंगे 9.1.3 में देखेंगे औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में ही क्यों, 18वीं सदी में क्यों हुई। अब देखिए जो औद्योगिक क्रांति जो ब्रिटेन में हुई वह 18वीं सदी में ही क्यों हुई, उसके बारे में क्या बतलाया गया है देखते हैं। ब्रिटेन पहला देश था जिसने सर्वप्रथम आधुनिक औद्योगिकरण का अनुभव किया था। जो ब्रिटेन क्या था, एक ऐसा देश सामने औद्योगिक से संबंधित वह सामने दिखाई दे रहा था जो क्या है उद्योगों से संबंधित अपने आधुनिक तकनीकी आधुनिक विकास की वजह से वह क्या है अपने आप में एक सक्षम और अनुभव होता चला जा रहा था जो उद्योग धंधों से संबंधित है। यह वहाँ क्यों संभव हुआ और उस समय ही क्यों, ये प्रश्न शुरू से विवाद के मुद्दे हैं। मतलब इन पर जो विवाद भी चल रहा है और इस मुद्दे को लेकर के बहस भी काफ़ी होती रहती है। इतिहासकार मानते हैं कि इस तरह के व्यापक परिवर्तन किन्हीं एक या दो कारणों से नहीं बल्कि कई सकारात्मक परिस्थितियों के संयोग से होते हैं।
कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये जो उद्योग धंधों में जो व्यापक मतलब जो फैलता जा रहा था, परिवर्तन होता जा रहा था, वह किन्हीं एक या दो कारणों से, मतलब किन्हीं एक या दो रीजन की वजह से वह क्या हो रहा था, कहीं ना कहीं वह एक सकारात्मक मतलब सकारात्मक रूप से ऐसी परिस्थितियों का संयोग हो रहा था। संयोग मतलब मेल या मिलाप होना। तो ऐसे सकारात्मक चीज़ों का मेल हो रहा था जिसकी वजह से उद्योगों में विकास होता जा रहा था। 18वीं सदी में औद्योगिकरण के लिए ब्रिटेन में ऐसी क्या सकारात्मक बातें थी, आइए देखें। तो ऐसी क्या स्थिति थी या ऐसी क्या सकारात्मक बातें थी जो औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दे रही थी या औद्योगिकरण में विकास होता जा रहा था। तो देखते हैं का नंबर पे बताया गया है कि राजनीतिक परिस्थिति। ब्रिटेन 17वीं शताब्दी से राजनीतिक दृष्टि से सुदृढ़ एवं संतुलित रहा और इसके 3 हिस्सों इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड पर एक ही राजा का शासन था। जो ब्रिटेन में 17वीं सदी की स्थिति में बताया गया कि वहाँ जो राजनीतिक दृष्टिकोण थी या परिस्थिति थी वह कैसी थी, सुदृढ़ मतलब मजबूत, संतुलित मतलब बहुत सही तरीके से चल रहे थे। तो इसके 3 हिस्से थे, इंग्लैंड, वेल्स और आपका स्कॉटलैंड, जहाँ पे एक ही राजा के द्वारा शासन चल रही थी। इसका अर्थ यह हुआ कि संपूर्ण राज्य में एक ही कानून व्यवस्था, एक ही सिक्के या मुद्रा प्रणाली और एक ही बाजार व्यवस्था थी। जो सकारात्मक रूप क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि इस तरीके से क्या है, तीनों जगह पर एक ही राजा का क्या था, कानून व्यवस्था था। मतलब कानून के आधार जो थे उसी के आधार पर लोग चलते थे और वैसी ही व्यवस्था वहाँ पे बनी थी, जिसके माध्यम से क्या होता था, जो सिक्के थे वह एक ही थे, मुद्रा जो प्रणाली थी, जो मुद्रा का लेन देन जो होता था वह प्रणाली भी एक ही तरह, और साथ ही साथ एक ही बाजार व्यवस्था थी। जिससे क्या है, एक यहाँ सकारात्मक रूप दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से कानून व्यवस्था का होना, सिक्कों का, मुद्रा प्रणाली और साथ ही साथ बाजार व्यवस्था थी। इसकी वजह से वह क्या है, उद्योग धंधों में विकास करता जा रहा था। यह व्यापार के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हुआ। जो व्यापार के लिए क्या है, बहुत ही अच्छा था। वहाँ के राज्य शासक ने व्यापार और उद्योग को रोकने वाली व्यवस्थाओं को हटाया या कम किया। तो इस तरीके से जो वहाँ की जो राज्य जो शासन प्रणाली थी, जो किससे संबंधित थी, व्यापार और उद्योग को रोकने वाली ऐसी व्यवस्था को वहाँ पे हटा दिया गया जिसकी आवश्यकता नहीं थी, या फिर उसे कम कर दिया गया। लेकिन राज्य ने उद्योग में निवेश नहीं किया। जो राज्य में जो शासक थे उन्होंने जो अपने उद्योग को उन्होंने निवेश नहीं किया। यह जरूरी था कि सन 1830 तक राज्य ऐसे सीमा शुल्क लगाता था कि विदेशी से बने औद्योगिक उत्पादन ब्रिटेन में महंगे हो जाए। जो शासन थे, जो राजा वहाँ की जो शासन व्यवस्था थी वह क्या थी, 1830 के आसपास में जो ऐसे सीमा शुल्क मतलब राज्य के एक देश दूसरे देश से जब व्यापार करता था तो वह क्या लगाता था, सीमा शुल्क लगाता था। तो जब विदेशों की चीज़ें जब अपने जगह वह लेके आता था तो ऐसे औद्योगिक व्यवस्था वहाँ बनी हुई थी, या औद्योगिक संबंध से जो शुल्क लगे थे वो ऐसी थी जिससे दूसरे देशों से जो सामान आ रहे हैं वो क्या हो जाए, महंगे हो जाए, जिससे उन्हें क्या मिल सकता था, एक तो एक फ़ायदा उनको मिल सकता था। लोग फिर इंग्लैंड में बनी चीज़ें ही खरीदेंगे। अगर वहाँ दूसरे देशों की जो चीज़ें होंगी वह जब अपने देश में लाई जाएंगी तो वो चीज़ें वहाँ क्या हो जाती थी, महंगी हो जाती। तो इसकी वजह से जो चीज़ें जो अपने ही देश में बन रही थी वो चीज़ें क्या है, उनको आसानी से उपलब्ध हो जाती थी, और दूसरे देशों जो चीज़ें आ रही थी वो क्या है, महंगी होती थी, जिसकी वजह से क्या है, लोग अपने ही देश में बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करने लगे। अब हम आगे देखेंगे। सन 1846 में शासन ब्रिटेन के उद्योग व कृषि की रक्षा के लिए लगाए गए सीमा शुल्क को हटाने लगा। तो इस तरीके से 1886 में ब्रिटेन का जो शासन चल रहा था वह क्या है, उद्योग और कृषि की रक्षा के लिए जो शुल्क लगाए जा रहे थे, जो रक्षा के लिए और साथ ही साथ सीमा शुल्क भी लग रहे थे, उन शुल्क को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। यानी ब्रिटेन में किसी भी सामान का आयात और निर्यात
करने पर एक समान शुल्क चुकाना पड़ता था। यानी कि इस तरीके से क्या होने लगा, जो रक्षा और सुरक्षा जो सीमा शुल्क जो थे उसे हटाए जाने की वजह से अब क्या था, आयात जो थी वह खुले तौर से यहाँ की चीज़ें वहाँ और वहाँ की चीज़ें यहाँ आसानी से उपलब्ध हो जाती थी। तो इस तरीके से अब क्या, आयात निर्यात में अब सीमित मात्रा में शुल्क खत्म नहीं हुए, लेकिन जो शुल्क थे वह अब क्या है, समान सीमा शुल्क चुकाना पड़ता था। इसे मुक्त व्यापार नीति कहा या कहते हैं, मतलब खुले तौर से अपनी चीज़ों का व्यापार करना। तो यही है आपका कि किसी भी सामान का आयात और निर्यात करने पर जो एक समान सीमा शुल्क चुकाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, मुक्त व्यापार नीति। नीति मतलब व्यवस्था कहते हैं, जिससे राज्य अर्थव्यवस्था में कोई हस्तक्षेप नहीं करता और निजी पूंजियों को स्वतंत्रता के साथ काम करने देता है। तो इस तरीके से ऐसी व्यवस्था जो शासन व्यवस्था की गई जिसमें हस्तक्षेप मतलब उन्हें कोई आड़ा मतलब परेशान या फिर उनमें अड़चन नहीं लगाई गई, और फिर साथ ही साथ पूंजीपतियों को स्वतंत्र रूप से उन्हें काम दिया जाने लगा। ब्रिटेन यह इसलिए कर पाया क्योंकि औद्योगिकरण के कारण ब्रिटेन के उत्पादन इतने सस्ते हो गए कि ब्रिटेन को किसी दूसरे देश से प्रतिस्पर्धा का डर नहीं रहा। तो इस तरीके से क्या होने लगा कि ब्रिटेन क्या पाया, जब खुले तौर से उसे बेरोक टोक उसे आयात निर्यात किए जाने की वजह से ब्रिटेन में जो औद्योगिकरण के साथ साथ जो विकास तो हो ही रहा था, साथ ही साथ उत्पादन जो थे वह सस्ते होते चले गए, और दूसरी तरफ ब्रिटेन को किसी दूसरे देश से अब प्रतिस्पर्धा मतलब जो मुकाबले की जो डर थी या उससे बढ़ जाने की जो डर थी, अब उस चीज़ का उसे कोई डर नहीं था। अब हम ख नंबर पे देखेंगे घरेलू बाजार। अब देखेंगे कि घरेलू बाजार किस तरीके से कार्य कर रही थी। औद्योगिकरण से किसी भी चीज़ का अत्यधिक उत्पादन किया जाता है। तो उद्योग में हमने पढ़ चुके कि किस तरीके से कारखानों का लगना, काम करना और चीज़ों का उत्पादन करना, तो वह किस तरीके से बढ़ते हैं इसके बारे में हम तो देख चुके हैं। तो क्या है कि औद्योगिकरण किसी भी चीज़ का अत्यधिक मतलब अधिक मात्रा में उत्पादन किया जा सकता है जिसे बेचने के लिए बड़े बाजार की ज़रूरत होती है। देखिए ब्रिटेन में यह कैसे बना। तो जो चीज़ें उद्योगों में बन रही हैं उन चीज़ों वह किस तरीके से बाजार में उसकी ज़रूरत है, उसकी पूर्ति कैसे की जाएगी। तो इस स्थिति को हम देखेंगे कि ब्रिटेन में यह कैसे बना। 16वीं शताब्दी में राजनीतिक एकता और प्रशासनिक केंद्रीकरण के कारण संपूर्ण ब्रिटेन में एक आर्थिक नीति लागू हुई। 16वीं शताब्दी में किस तरीके से राजनीतिक एकता, राजनीति में एकता होने की वजह से प्रशासन शासन जो चल रही थी शासन वह किस तरीके से केंद्रीकृत मतलब एकजुट होकर के क्या हो रही थी, संपूर्ण ब्रिटेन में आर्थिक नीति, आर्थिक रूप से नीति मतलब नियम लागू हुई। मतलब जो आर्थिक रूप से जो नियम बने थे वह सभी के लिए लागू किए गए। बाजार व्यवस्था में स्थानीय सामंतों या अधिकारियों का पहले जैसा हस्तक्षेप नहीं था, यानी वे अपने इलाके से होकर गुजरने वाले माल पर कोई कर नहीं लगा सकते थे। ये बाजार व्यवस्था, बाजार में क्या है, खुले तौर से लोग अपनी चीज़ों का खरीदी बिक्री कर सकते थे। तो साथ देखते हैं कि बाजार व्यवस्था में क्या होने लगा कि स्थानीय सामंत जो थे वो क्या कर रहे थे करते या फिर अधिकारी जो होते थे वह पहले क्या होता था, चीज़ों को उन पर जबरन मतलब कर लगाया जाता था, उनकी चीज़ों को किस तरीके से हस्तक्षेप किया जाता था, उन्हें अड़चन डाली जाती थी। तो वो हस्तक्षेप समय के साथ क्या होने लगा, बंद, हस्तक्षेप नहीं था। यानी वो अपने इलाके मतलब अपने क्षेत्र में जो भी चीज़ें गुजरने वाली या जो भी चीज़ें या माल पार होती थी अब उस पर कोई कर नहीं लगा सकते थे। पूरे देश में एक कर व्यवस्था, एक नापतोल और एक मुद्रा प्रणाली व्यवस्था हुई। तो किस तरीके से हमने पहले भी देखा कि सीमा शुल्क और रक्षा लगाए जाने की वजह से और साथ ही साथ जो मुद्रा प्रणाली थी, बाजार व्यवस्था थी, वह क्या थी, एक ही कानून व्यवस्था थी, जिससे क्या मिला वहाँ पे औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला। तो इस तरीके से क्या होने लगा कि पूरे देश में जो कर व्यवस्था थी, नापतोल मतलब चीज़ों का जो नापतोल वह एक ही रेट पर, एक ही कीमत पर
और साथ ही साथ मुद्रा प्रणाली व्यवस्था शुरू हुई। इससे पूरे देश में व्यापार करना आसान हो गया और देश में आंतरिक व्यापार तेजी से बढ़ गया। तो इस तरीके से क्या हुआ, पूरे देश में व्यापार एक ही जो व्यापार नीति थी वह क्या है, आसान भी हो गई, साथ ही व्यापार नीति थी वह एक हो गई और देश में आंतरिक, देश के अंदर जो व्यापारिक व्यवस्था थी या व्यापारिक केंद्रीकरण थी वह तेजी से उसे बढ़ने का मौका मिला। अब आगे देखेंगे 17वीं शताब्दी के अंत तक आते आते ब्रिटेन में लेन देन में मुद्रा का व्यापक उपयोग होने लगा। तो इस तरीके से 17वीं शताब्दी के अंत तक आते आते ब्रिटेन में क्या होने लगा, जो लेन देन थी, मतलब चीज़ों को लेन देने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, मुद्रा की आवश्यकता होती है। तो मुद्रा का जो माध्यम था, मुद्रा को जो माध्यम बनाया गया था वह व्यापक रूप से, मतलब अच्छी तौर से वह उसी को मतलब माध्यम बना करके वह उपयोग में लाया गया और वह व्यापक रूप से फैलने लगा। इससे पहले अनाज के लेन देन का माध्यम था और वस्तु विनिमय व्यापक था। पहले क्या था, इससे पहले जो भी चीज़ों को खरीदने के लिए किसको, अनाज ही ऐसी चीज़ थी जिससे माध्यम, मतलब अनाज को दिया जो खरीदार था वह उसे देता था और साथ में उसे जो आवश्यक चीज़ें थी वह उन्हें दी जाती थी। तो क्या था, वस्तु विनिमय था, वस्तुओं के माध्यम से चीज़ों को खरीदा जाता था। लेकिन व्यापार के बढ़ने से 17वीं सदी से वस्तु विनिमय कम हो गया। लेकिन व्यापार के बढ़ने की वजह से क्या होने लगा कि 17वीं सदी से जो वस्तु का विनिमय था, वस्तुओं को जो खरीदने के लिए जो माध्यम बनाया गया था वह क्या होता गया, कम होता चला गया और मजदूरी, जमीन का लगान, कर आदि नकद के रूप में अदा की जाने लगी। तो इस तरीके से जो वस्तु विनिमय तो कम हो गया और साथ ही साथ जो मजदूरी थी, जमीन का लगान, कर आदि नगद रूप में, मतलब मुद्रा के माध्यम से अब उसे खरीदा जाने लगा या उसे प्राप्त किया जाने लगा। इसका एक और महत्वपूर्ण कारण था कृषि का व्यापारीकरण। किस तरीके से कृषि के माध्यम से व्यापार को बढ़ावा जाए, यह भी एक महत्वपूर्ण कारण था। अब खेती घरेलू उपयोग के लिए नहीं बल्कि बिक्री के लिए होने लगी। तो इस तरीके से जो खेती क्या हो रही थी, अब घरेलू, मतलब घरेलू काम के लिए या घरेलू आवश्यक जो चीज़ें थी वो उपयोग में नहीं रह करके बल्कि क्या हो गई, उसे बिक्री के मतलब बेचने के लिए उसे उपयोग में लाया जाने लगा। अतः गांवों में भी मुद्रा का चलन बढ़ गया। तो इस तरीके से गांवों में भी मुद्रा बढ़ने लगी। इससे लोगों को अपनी आमदनी से खर्च करने के लिए अधिक विकल्प प्राप्त हो गए और वस्तुओं की बिक्री के लिए बाजार का विस्तार हो गया। तो इस तरीके से आमदनी से, मतलब जो वो मुद्रा प्राप्त करते थे या आमदनी जो होती थी उसके माध्यम से अपनी चीज़ों को खरीदने के लिए अब अधिक विकल्प मतलब उनके पास अब तरह तरह के विकल्प हो गए जिसके माध्यम से वो चीज़ों को खरीद सकते थे। और साथ ही साथ वस्तुओं के बिक्री के लिए, जब उन्हें वस्तुओं को जब बेचना होता था तो वो बाजारों के विस्तार हो गया जिसके माध्यम से वह अपनी चीज़ों को खरीदी बिक्री आसानी से कर सकते थे। अब देखेंगे ग नंबर पे कृषि का व्यापारीकरण और कृषि क्रांति। अब कृषि का जो व्यापारीकरण हो रहा था, व्यापार में इस्तेमाल किया जा रहा था, वह किस तरीके से कृषि क्रांति में परिवर्तन लेके आया, कैसे हुआ, इसके बारे में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। ब्रिटेन में 15वीं सदी से ही अनाज, मांस और ऊन का व्यापार बढ़ रहा था। ये ब्रिटेन में क्या 15वीं सदी से ही, मतलब हमने तो 17वीं सदी की स्थिति को देखा, लेकिन जो व्यापार था वह क्या है 15वीं सदी से ही व्यापार में अनाज, मांस और ऊन का व्यापार क्या है बढ़ रहा था, ये ब्रिटेन में। इसके कारण बहुत से किसान बाजार के लिए उत्पादन करने लगे। तो उत्पादन करने लगे मतलब बाजार में उन चीज़ों को बेचने के लिए अनाज, मांस और ऊन जैसी चीज़ों का वह उत्पादन करते थे और उसे बेचते थे। 17वीं सदी में कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई। तो इस तरीके से जब व्यापार बढ़ने लगा, उत्पादन बढ़ने लगा, तो ये तब जा करके 17वीं सदी में कीमतों में, मतलब उन चीज़ों की कीमतों में क्या होने लगी, वृद्धि हुई, जिस कारण ऐसे कृषकों को अधिक लाभ हुआ,
मतलब इन सब चीज़ों की वजह से कृषकों को सबसे अधिक लाभ हुआ। जब वहाँ के जमींदारों ने यह देखा कि वे कृषि में रुचि लेने लगे, जब वे देखे कि जो जमींदारों जो मालिक हुआ करते थे, जब उन्होंने देखा कि किस तरीके से कृषि के माध्यम से लाभ होने लगा, तो वो क्या है, कृषि में अधिक रुचि लेने लगे। उन्होंने किसानों को अपनी जमीन से हटाकर मुनाफे के लिए खुद मजदूरों से खेती करवाने लगे। जब जो जमींदार थे, जब खेती में उन्हें फायदा दिखने लगा, तो वो किसानों को अपनी जमीन से, जो किसान की जो अपनी जमीन होती थी, उसे उन्हें बेदखल कर दिया गया, उन्हें हटा दिया गया। और वो क्या करने लगे, मुनाफे के लिए, मतलब फायदे के लिए, वो खुद उन किसानों को मजदूरों के तौर पे खेतों में उन्हें मजदूरी करवाया जाता था। 18वीं सदी से में इंग्लैंड एक बड़े आर्थिक परिवर्तन के दौर से गुजरा, जिसे कृषि क्रांति कहा जाता है 18वीं सदी में। तो इस तरीके से 17वीं सदी में हमने देखी कि किस तरीके से कृषि में मुनाफा मिलने की वजह से वह बढ़ने लगा, और साथ ही साथ 18वीं सदी में इंग्लैंड में एक बहुत ही आर्थिक रूप से परिवर्तन होता हुआ बढ़ा, जिसे किसके नाम से जानते हैं, कृषि क्रांति कहा जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसके द्वारा बड़े जमींदारों ने अपनी जमीन से किसानों को बेदखल कर दिया था। एक ऐसी प्रक्रिया थी जिस तरीके से हमने देखी कि जमींदार जो थे कि वह किसानों को उन्हीं की जमीन से उन्हें बेदखल कर दिया था। तो ऐसी प्रक्रिया की वजह से जो बड़े जमींदार थे, वह अपनी जमीन से किसानों को बेदखल, मतलब उन्हें अपनी ही जमीन से हटा दिया गया। आसपास के किसानों के खेत खरीद लिए और चारागाह जैसी गांव की सार्वजनिक जमीन को भी घेर लिया गया। तो इस तरीके से किसानों को बेदखल तो किया ही गया, साथ ही साथ किसानों के जो खेत थे, जमीन थे, उन्हें खरीद लिया गया। और जिन जगहों पर जानवरों को पशुचारण के लिए किया जाता था, पशुओं को चराया जाता था, उस जगह को भी, जो गांव की सार्वजनिक होती थी, सभी के लिए होती थी, उन जमीनों को भी घेर लिया गया, मतलब कब्जे में ले लिया गया। इस प्रकार उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी भू संपदा बना ली। तो इस तरीके से वह जमीन को छीन करके, सार्वजनिक जमीन को हड़प करके अपनी एक बड़ी भू संपदा जो हिस्सा था वह बना ली, जिस पर वे नई तरीके से खेती करवाते थे या व्यावसायिक भेड़ पालन करते थे। तो इस तरीके से खेतों में नए तरीकों से या नई तकनीकों के माध्यम से खेती करवाते थे, या तो फिर उन व्यावसायिक कृषि जिसमें क्या है, भेड़ पालन जैसे कार्य किए जाते थे। इससे खाद्यान्न, ऊन और मांस का उत्पादन तो बढ़ा, मगर किसानों से आजीविका छीन गई। इस तरीके से जो खाद्यान्न था, खाने में जिन चीज़ों का उपयोग किया जाता था, साथ ही साथ अपने पहनने ओढ़ने जो आवश्यक चीज़ों में जो उत्पादन तो बढ़ा, मगर किसानों से उनकी जो जीविका के जो साधन थे वह उनसे छीन लिए गए। इससे भूमिहीन किसानों और गांवों की सार्वजनिक जमीन पर अपने पशु चराने वाले चरवाहों को कहीं और काम धंधे तलाशने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस तरीके से भूमिहीन मतलब भूमि नहीं होने की वजह से किसान और गांव के जो सार्वजनिक जमीन पर पशुओं के चराने की जो चारावाह थे, वो कहीं और अपने काम धंधे की तलाश में वह निकल पड़े, और ये सब करने के लिए वह मजबूर हो गए। इस तरह कृषि क्रांति से औद्योगिकरण क्रांति को दोहरा लाभ हुआ। तो इस तरीके से परिवर्तन होने लगे, और औद्योगिक क्रांति थी, उसमें भी परिवर्तन देखने को मिला जो लाभ पहुंचाए। पहला क्या था, खेती हर उत्पादन को पूर्णतः व्यापार के उद्देश्य से करना, और दूसरा कृषकों को औद्योगिक मजदूर बनाने में मजबूर करना। तो इस तरीके से जो किसान थे, उन्हें खेती के उत्पादन के लिए उसे खेतीहर भूमि को उत्पादन के उद्देश्य से करना, और दूसरा कृषकों को औद्योगिक या उद्योगों में काम करने के लिए उन्हें मददगार करना, या उन्हें उन उद्योगों में काम करने के लिए मजबूत करना, और उन्हें मजदूरी के तौर पर उन उद्योगों में काम लिया जाने लगा। तो आज के लिए इस लेसन से हम यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी जो है वो हम अगले वीडियो पे देखेंगे। आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 1, इंग्लैंड, जर्मनी और भारत के शुरुआती औद्योगिकरण में राज्य की भूमिका में क्या अंतर दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 2, औद्योगिक क्रांति में लोहा इस्पात उद्योग को क्या योगदान
था। ये 2 क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही बच्चों। थैंक यू स्टूडेंट्स।